आज हम एक ऐसी जबरदस्त और क्लासिक लोक कथा के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें प्यार, धोखा और किस्मत का एक बहुत ही गहरा खेल छुपा है। इस कहानी का नाम है 7 साल का वादा, प्यार, धोखा और किस्मत। ये पूरी कहानी तिलकपुर नाम के एक गांव से शुरू होती है और ये कोई आम प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि इसमें आपको अथाह दौलत, संगीत की एक बहुत ही कमाल की कला और वफादारी की वो परीक्षा देखने को मिलेगी जो अक्सर कहानियों में कम ही मिलती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, चंद्रिका जो इस कहानी की नायिका है और गांव के सबसे अमीर आदमी की बेटी है, उसका ये एक अल्टीमेटम ही इस पूरी कहानी की जान है। वो कहती है, अगर 7 साल पूरे होने के बाद भी तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हें भूलकर किसी और से शादी कर लूंगी। ये कोई मामूली सी बात नहीं थी, ये असल में वो टिक टिक करती हुई घड़ी है जो पूरी कहानी में एक गजब का सस्पेंस पैदा करती है। कहानी के इन दो मुख्य किरदारों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है रामू, जो गरीब जरूर है लेकिन बेहद ईमानदार है, संगीत का धनी है और चंद्रिका से उसका प्यार एकदम सच्चा है। और दूसरी तरफ है वीरेंद्र, जो पैसे वाला तो बहुत है लेकिन धोखेबाज और मौकापरस्त है। वो चंद्रिका को सिर्फ एक ट्रॉफी की तरह पाना चाहता है। अब रामू की सबसे खास बात यह है कि वो चंद्रिका के अमीर पिता के पैसों पर पलने से साफ इनकार कर देता है। उसे खैरात बिल्कुल नहीं चाहिए, वो अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखता है। तो अपने इसी सम्मान की खातिर रामू एक बहुत ही मुश्किल रास्ता चुनता है। वो अपनी किस्मत और अपनी खुद की दौलत कमाने के लिए गांव छोड़ देता है। उसका सीधा सा मानना था कि अगर वो चंद्रिका के पिता के पैसों पर जिएगा तो उसका सच्चा प्यार कहीं न कहीं उस दौलत के बोझ तले दब जाएगा। और यहीं से शुरू होती है वो 7 साल की डेडलाइन। ये वो आखिरी वक्त है जब उसे किसी भी हाल में खुद को साबित करके चंद्रिका से शादी करने के लिए वापस तिलकपुर लौटना है। लेकिन देखिए, जैसी हर महान कहानी में होता है, मुश्किलें बहुत जल्दी सामने आ जाती हैं। और वीरेंद्र का वो खौफनाक धोखा भी यहीं से शुरू होता है। वो चुपचाप रामू का पीछा करता है। जब रामू एक गहरी नदी को तैरकर पार कर रहा होता है तो वीरेंद्र बड़ी ही चालाकी से उसके कपड़े चुरा लेता है, अकेले तिलकपुर लौट आता है और पूरे गांव में ये झूठी खबर फैला देता है कि रामू तो नदी में डूबकर मर गया है। जरा सोचिए, ये कदम कितना क्रूर और स्वार्थी था। इस एक झूठ का असर बहुत ही दिल तोड़ने वाला होता है। इस धोखे की कीमत सिर्फ रामू या चंद्रिका नहीं चुकाते, बल्कि इसमें कुछ बेगुनाह लोग भी बुरी तरह पिस जाते हैं। रामू की मां पूरे 7 सालों तक अपने बेटे की याद में इस कदर रोती है कि उसके आंसू रुकते ही नहीं, और इसी वजह से वो अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह खो बैठती है। ये वो बेहद उदास कर देने वाला पल है जब वो अंधी मां चंद्रिका के पास जाकर कहती है कि रामू अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए चंद्रिका अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह आजाद है। लेकिन चंद्रिका इतनी आसानी से हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं थी, और यहीं कहानी में एंट्री होती है सारंगी की। ये सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि रामू और चंद्रिका के उस अटूट बंधन और उनकी मीठी यादों की एक जीती जागती निशानी है। चंद्रिका रामू की मौत की बात पर यकीन करने से साफ मना कर देती है। वो बस दीवार से उस सारंगी को उतारती है और उसकी धुन बजाकर अपने विश्वास को जिंदा रखती है। ये सारंगी उनके प्यार की सबसे बड़ी गवाह बन जाती है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। रामू अपनी कला के सहारे गाते बजाते हुए लाफनगर पहुंच जाता है। वहां का राजा उसके संगीत का इतना बड़ा दीवाना हो जाता है कि वो रामू को जबरदस्ती अपने दरबार में रख लेता है। रामू पर तो जैसे धन, दौलत और सोने चांदी की बारिश होने लगती है। उसे वो सब मिल जाता है जिसके लिए वो गांव से निकला था। लेकिन यहीं एक बहुत अजीब सी बात होती है। इस नए ऐशो आराम और आरामदायक जिंदगी में रामू धीरे धीरे अपना वो 7 साल का वादा भूलने लगता है। सच ही कहते हैं, दौलत अक्सर यादों पर पर्दा डाल ही देती है। वहीं दूसरी तरफ तिलकपुर में वक्त किसी का इंतजार नहीं कर रहा था। वो 7 साल की डेडलाइन अब लगभग खत्म होने वाली है। ऐसे में हताश चंद्रिका एक बहुत ही कमाल का दाव खेलती है। वो अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपनी सारंगी एक घूमते हुए सौदागर को दे देती है और उससे कहती है कि वो इस सारंगी को हर शहर में सजा कर रखे। जो कोई भी इसे अपनी बताकर सही सही पहचान लेगा, उसे ये सारंगी और एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। ये चंद्रिका का रामू को ढूंढने का आखिरी और सबसे स्मार्ट तरीका था। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या अब बहुत देर हो चुकी है? किस्मत का खेल देखिए। वो सौदागर घूमते घूमते उसी लाफनगर में पहुंच जाता है जहां रामू था। जैसे ही रामू उस सराय में अपनी पुरानी जानी पहचानी सारंगी को सजे हुए देखता है, उसका वो भूला हुआ वादा किसी जोरदार तूफान की तरह उसके दिमाग में वापस लौट आता है।
विलासिता का वो सारा पर्दा एक झटके में हट जाता है। नंबर 7। ये नंबर इस कहानी में बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। सारंगी को देखते ही रामू को अचानक ये भयानक एहसास होता है कि वादे का वक्त खत्म होने में अब महज 7 दिन बचे हैं। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि लाफनगर से तिलकपुर वापस पहुंचने का आम सफर पूरे 30 दिनों का होता है। वक्त मुट्ठी से रेत की तरह फिसल चुका था। अब शुरू होती है एक ऐसी रेस जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था। पहले दिन रामू अपना वादा पूरा करने के लिए सोने के सिक्कों के साथ तेजी से घोड़े पर लाफनगर से निकलता है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। दूसरे ही दिन एक घने जंगल से गुजरते हुए उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर जाता है और रामू के सिर पर इतनी गहरी चोट लगती है कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। तीसरे दिन से लेकर 7वें दिन तक वो उसी जंगल में बेहोश पड़ा रहता है। वक्त बीतता जा रहा है और उधर तिलकपुर में चंद्रिका और वीरेंद्र की शादी की तैयारियां बिल्कुल आखिरी दौर पे पहुंच चुकी हैं। जब ऐसा लगने लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया, तभी कहानी में एक चमत्कार होता है। एक साधु रामू को उस जंगल से बचा लेता है। जब रामू एकदम हार मानकर बैठ जाना चाहता है तो साधु उसे समझाता है कि कायरता छोड़ो और उसके सच्चे प्यार की तारीफ करता है। उसकी मदद करने के लिए साधु उसे एक जादुई सफेद घोड़ा देता है जो हवा की रफ्तार से दौड़ता है। और सिर्फ यही नहीं, वो रामू को एक चमत्कारी मिट्टी भी देता है जिससे उसकी मां की आंखों की रोशनी वापस आ सके। ये दिखाता है कि जब आपकी लगन सच्ची हो तो मदद कहीं से भी आ सकती है। अब इस मोमेंट के दर्द को जरा महसूस कीजिए। उस जादुई घोड़े की मदद से रामू आखिरकार 7वीं रात को तिलकपुर पहुंच जाता है। वो सीधा अपने घर जाता है और दरवाजा खटखटाता है। लेकिन विडंबना देखिए, उसकी अपनी अंधी मां और उसकी बहन उसे एक अजनबी समझकर धुतकार देती हैं। 7 साल की दूरी ने उन्हें एक दूसरे से इतना अनजान बना दिया था कि वो उसकी आवाज तक नहीं पहचान पाते। ये सच में एक बहुत ही भावुक कर देने वाला पल है। रामू की अंधी मां जब ये कहती है कि जब से मेरा बेटा गया है, ये सारंगी घर से बाहर नहीं गई है, यही मेरी आखिरी निशानी है, तो सच में दिल दहल जाता है। सोचिए, ये वो वक्त है जहां रामू को अपनी ही धूल खाई ही सारंगी को बस कुछ देर के लिए मांगने के बदले अपनी मां को सोने के सिक्के देने पड़ते हैं ताकि वो पास ही हो रही शादी में जाकर उसे बजा सके। अपनी ही पहचान छुपानी पड़े तो इससे बड़ा किस्मत का मजाक और क्या होगा। शादी वाले दिन 2 बिल्कुल अलग चीजें एक साथ चल रही थीं। एक तरफ वीरेंद्र था जो अपने रिश्तेदारों के साथ मस्त होकर जश्न मना रहा था, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि सच्चाई उसके दरवाजे पर आ खड़ी हुई है। और दूसरी तरफ थी चंद्रिका जो पर्दे के पीछे गहरी निराशा में डूबी हुई थी। उसने अपने पास एक तेज खंजर और जहर से भरी शराब छुपा रखी थी। उसने ये पक्का इरादा कर लिया था कि वो वीरेंद्र की होने से पहले ही अपनी जान दे देगी। टेंशन एकदम अपने पीक पर थी। और फिर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। रामू उस जश्न में पहुंचता है और गाने की इजाजत मांगता है। जैसे ही वो अपनी सारंगी की धुन छेड़ता है और गा के बताता है कि वो 3 दिन में लाफनगर से उड़कर आया है, वीरेंद्र का भाई एकदम से भड़क उठता है। वो उसे झूठा कहता है और खंजर निकाल लेता है। लेकिन उस सारे शोर शराबे के बीच चंद्रिका उस आवाज को पहचान लेती है। वो तुरंत अपने सारे हथियार फेंक देती है और दौड़कर रामू के गले लग जाती है। प्यार आखिरकार अपनी पहचान साबित कर ही देता है। आखिर में सच सामने आ ही जाता है और पुराने घाव भरने लगते हैं। वीरेंद्र, जो अब तक किसी विलेन जैसा लग रहा था, वो अचानक से अपने भाई को रोकता है और शांति से सच्चाई को मान लेता है। रामू सबके सामने अपनी पूरी चमत्कारी यात्रा और उस साधु की मदद की सच्चाई बयां करता है। तभी वहां उसकी मां और बहन भी आ जाती हैं। रामू तुरंत वो जादुई मिट्टी का लेप अपनी मां की आंखों पर लगाता है और चमत्कारिक रूप से उनकी आंखों की रोशनी लौट आती है। कहानी का जो एंड है वो एक बहुत ही बढ़िया डबल वेडिंग के साथ होता है। रामू और चंद्रिका की तो शादी होती ही है, लेकिन सबसे अच्छी बात है रामू का बड़ा दिल। अब वो अमीर भी है और उसने वीरेंद्र को माफ भी कर दिया है। वो अपनी बहन का हाथ वीरेंद्र को सौंप देता है। इस तरह धोखे के सारे कर्ज माफ हो जाते हैं, दोनों परिवारों के बीच शांति आ जाती है और किसी के पास भी दुख या गरीबी नहीं बचती। ये एक बहुत ही कमाल का हैप्पी एंडिंग है। तो जाते जाते हम एक बहुत ही गहरा सवाल आपके लिए छोड़ते हैं। जरा सोचिए, क्या हमारी किस्मत जादुई चमत्कारों से तय होती है या फिर एक सच्चे वादे की उस ताकत से जो कभी हार नहीं मानती? ये कहानी वफादारी और किस्मत पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ती है और ये साबित करती है कि चाहे रास्ते में कितने भी धोखे और मुश्किलें क्यों ना आए, अगर आपका संकल्प सच्चा है तो वो अपना रास्ता खोज ही लेता है। उम्मीद है आपको इस कहानी की गहराइयों को समझने में उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे आया।